कहानी साउथ कोरिया से शुरू होती है, जहां हम किम नाम के एक आदमी को फोन पर लोन कंपनी की एम्प्लॉई से बात करते हुए देखते हैं। उसे बताया जाता है कि उसका असली लोन $75,000 था, लेकिन लेट पेमेंट्स और इंटरेस्ट की वजह से अब यह बढ़कर $2,10,000 हो चुका है। किम यह बात बहुत शांत होकर सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत टूट चुकी थी। कॉल खत्म करने के बाद वह हान रिवर के ऊपर बने एक ब्रिज पर जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में बचा ही क्या है। इसी निराशा में वह नदी में कूद जाता है, यह सोचकर कि शायद उसकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ देर बाद जब किम की आंख खुलती है तो वह खुद को जिंदा पाता है। वह एक छोटे से आइलैंड के किनारे पड़ा होता है। आसपास कोई इंसान नहीं था। वह घबराकर इधर उधर देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वह हान रिवर के बीच बने एक सुनसान आइलैंड पर आ गिरा है। शुरू में किम को लगता है कि थोड़ी देर में कोई न कोई उसे देख लेगा और मदद के लिए आ जाएगा, इसलिए वह कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर की मदद से अपने लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट बनाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वह पास से गुजरती एक बोट की आवाज से जागता है। किम भागकर मदद मांगने की कोशिश करता है। वह चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, लेकिन बोट में मौजूद लोग उसकी बात समझ ही नहीं पाते। एक आदमी उसे देखता जरूर है, मगर उसे लगता है जैसे किम बस यूं ही हाथ हिला रहा है, इसलिए वह भी जवाब में हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाता है। किम बहुत निराश हो जाता है। वह और जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है, लेकिन तब तक बोट काफी दूर जा चुकी थी। अब उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना था। वह आइलैंड के चारों तरफ घूम कर देखता है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। ब्रिज ऊपर था और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी किम को याद आता है कि उसका फोन अभी भी उसकी पॉकेट में है, मगर फोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। वह तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है और बताता है कि वह हान रिवर के एक डिजर्टेड आइलैंड पर फंस गया है। लेकिन ऑपरेटर को उसकी बात इतनी अजीब लगती है कि वह उसे मजाक समझ लेती है। किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन कॉल कट जाती है। इसके बाद किम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखता है कि अब किससे मदद मांगी जाए। तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सुजुंग का नंबर दिखता है। वह उसे कॉल करता है, लेकिन सुजुंग अभी भी ब्रेकअप की वजह से उससे नाराज थी। किम कुछ समझा पाता उससे पहले ही वह कॉल काट देती है। फिर अचानक किम को एक और कॉल आती है। इस बार फोन पर एक सेल्स गर्ल थी जो उसे नया कॉलिंग प्लान बेचने की कोशिश कर रही थी। किम बार बार उसे बताता है कि वह आइलैंड पर फंसा हुआ है और उसे 911 पर कॉल करने को कहता है, लेकिन वह लड़की अपनी बात जारी रखती है। और इसी बीच किम के फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब किम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह नदी पार करने की कोशिश करता है। वह पानी में उतरता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह गहरे हिस्से में पहुंचता है उसकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल किम को स्विमिंग आती ही नहीं थी। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा है और लगभग डूबने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वह वापस किनारे पर लौट आता है। अब उसके पास न फोन था न मदद मांगने का कोई तरीका। थकर वह अपने पुराने फैसले की तरफ लौटता है। उसे एक लंबा पेड़ दिखता है। वह अपनी टाई को रोप की तरह बांधता है, एक पत्थर पर खड़ा होता है और टाई अपने गले में डाल लेता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैर के नीचे से पत्थर हटाने वाला होता है, अचानक उसका मन बदल जाता है। वह टाई उतार देता है। उसी समय उसके पेट में भूख की वजह से दर्द उठता है। तभी उसकी नजर अपने सामने लगे लाल फूलों पर पड़ती है। ये साल्विया फ्लावर्स थे। किम ने सालों से उन्हें टेस्ट नहीं किया था। वह एक फूल तोड़कर छकता है। उसका टेस्ट इतना मीठा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में अब भी छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं। यह महसूस करने के बाद किम खड़ा होता है और सोचता है कि मरना तो बाद में भी हो सकता है। अभी उसे इस आइलैंड पर सरवाइव करना होगा जब तक किसी तरह मदद नहीं आ जाती। इसके बाद वह खुद को संभालता है। वह नदी का पानी पीता है। जंगल में उसे कुछ मशरूम्स मिलते हैं और वह उन्हें खाने लगता है। फिर वह लकड़ियां इकट्ठी करता है और पूरी शाम फायर जलाने की कोशिश में लगा रहता है ताकि रात में ठंड से बच सके। कुछ देर बाद किम अपनी पॉकेट और वॉलेट चेक करता है। उसके पास कई क्रेडिट कार्ड्स थे जिनके बिल्स भरना अभी बाकी थे। वह एक एक करके उन कार्ड्स को देखता है और समझ जाता है कि शहर में ये कार्ड्स उसकी परेशानी की वजह थे, मगर इस आइलैंड पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। गुस्से में वह उन कार्ड्स को फेंक देता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि जीने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। वह बिना बैंक लोन और बिल्स के भी सांस ले सकता है और शायद पहली बार उसे सच में थोड़ी आजादी महसूस होती है। अगले दिन किम आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। वह हर उस चीज को इकट्ठा करने लगता है जो उसके काम आ सकती थी। उसे एक लिक्विड सोप की बॉटल मिलती है। फिर उसे एक अम्यूजमेंट पार्क राइड का कैबिन भी मिलता है जो डक के शेप का था। बहुत मेहनत के बाद किम उस कैबिन को खींचकर ब्रिज के नीचे ले आता है। अब वही उसका छोटा सा घर बन जाता है। वह पेड़ों, पौधों और ब्रांचेस की मदद से अपने लिए एक आरामदायक बेड भी बना लेता है। कुछ देर आराम करने के बाद उसे फिर खाने की तलाश करनी पड़ती है। वह कचरे से एक बैग बनाता है और उसकी मदद से रिवर में फिश पकड़ने की कोशिश करता है। जब वह कम गहरे पानी में कुछ ढूंढ रहा होता है तो उसे पानी में कुछ हिलता हुआ दिखता है। किम तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि जिसे वह फिश समझ रहा था वह उसका अपना पैर था। उसके पैर में चोट लग जाती है और वह दर्द से तड़पते हुए पानी से बाहर आता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता। इस बार वह कचरे से एक नेट बनाता है, लेकिन फिश पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें फिर भी नाकाम हो जाती हैं। अब किम सिर्फ मशरूम्स खा खा कर थक चुका था।
वह कुछ और खाने के लिए आइलैंड में घूमता है। तभी उसे एक पेड़ पर बर्ड का नेस्ट दिखाई देता है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसने शायद पहले कभी ठीक से पेड़ पर चढ़ाई नहीं की थी। काफी मुश्किल से वह थोड़ा ऊपर पहुंचता है, मगर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी नेस्ट वाली बर्ड उस पर बैठ कर देती है और किम किसी तरह नीचे उतरता है। इसके बाद वह नदी के पास जाकर खुद को साफ करता है, लेकिन किस्मत से नहाते समय उसे पानी में एक मछली तैरते हुए दिखती है। इस बार किम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार उसे खाने के लिए मशरूम्स के अलावा कुछ और मिल जाता है। बस इसी तरह दिन गुजरने लगे हैं। धीरे धीरे किम फिश पकड़ने के साथ साथ बर्ड्स पकड़ना भी सीख जाता है। खाने के बाद वह खुले मैदान में बैठता है। उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया से इतना दूर होकर उसे इतनी शांति मिल सकती है। अब कहानी शहर के दूसरे हिस्से में एक लड़की की तरफ बढ़ती है। उसका नाम जुंग यॉन था। वह एंग्जाइटी और अकेलेपन से इतनी परेशान थी कि पिछले कई सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। वह अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करती थी। बाहर जाकर गार्बेज फेंकना तो दूर, वह हर चीज प्लास्टिक बैग्स में भरकर अपने रूम में ही जमा करती रहती थी। उसका खाना भी दरवाजे के नीचे से अंदर दिया जाता था। लेकिन इतने बंद कमरे के बावजूद जुंगयन की अपनी एक फिक्स्ड रूटीन थी। वह सुबह अपने पिता के घर से जाने के बाद उठी थी, फिर कमरे के अंदर ही खुद को रेडी करती, जैसे सच में बाहर किसी काम पर जा रही हो। वह अपने ब्रेकफास्ट की कैलोरीज गिनती थी, पीडोमीटर पर स्टेप्स पूरे करती थी, फिर कंप्यूटर पर अपना काम शुरू कर देती थी। बीच बीच में वह खाना खाती, क्लीनिंग करती, एक्सरसाइज करती और खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। जुंगयन सोशल मीडिया भी बहुत इस्तेमाल करती थी, लेकिन वहाँ वह अपनी असली आइडेंटिटी में नहीं रहती थी। उसने कई फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी, जहाँ वह एडिटेड फोटोज और झूठी लाइफस्टाइल के पीछे छुपी रहती थी। उसके लिए असली होना जरूरी नहीं था। लोगों के कमेंट्स और रिप्लाईज ही उसकी बनाई हुई दुनिया को सच बना देते थे। दिन के आखिर में जब उसके पेरेंट्स सो जाते थे, तब जुंगयन अपना पसंदीदा काम करती थी। वह अपने कैमरा से चांद की फोटोज लेती थी। उसे चांद इसलिए पसंद था क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, और जहाँ कोई न हो वहाँ वह खुश थी। जुंगयन अपने रूम में रहते हुए भी खुद को एक बिजी इंसान की तरह दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन सच यह था कि वह अपने कमरे की 4 दीवारों में कैद थी। साल में सिर्फ 2 बार ऐसा दिन आता था जब शहर में सिविल डिफेंस ड्रिल की वजह से सब कुछ देर के लिए रुक जाता था। उस समय सड़कें खाली हो जाती थीं और जुंगयन को दुनिया चांद जैसी लगती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का बोझ कुछ देर के लिए हल्का हो गया हो। ऐसे ही एक दिन वह अपने बड़े लेंस से शहर को देख रही थी। तभी उसकी नजर हान रिवर के आइलैंड पर पड़ती है। वहाँ उसे किम दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि कोई अजीब आदमी आइलैंड पर है, लेकिन फिर वह देखती है कि किम अपनी टाई से खुद को लटकाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर जुंगयन घबरा जाती है। वह उस आदमी को जानती भी नहीं थी, फिर भी उसके दिल में यही बात आती है कि उसे मरना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद जब किम अपना इरादा बदल देता है तो जुंगयन को भी राहत महसूस होती है। इसके बाद जुंगयन उस अजनबी आदमी को दूर से देखने लगती है। धीरे धीरे किम की जिंदगी, उसकी आदतें और उसका आइलैंड पर सरवाइव करना जुंगयन की रूटीन का हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर किम खुद को अकेलेपन से बचाने के लिए इधर उधर की चीजों से खेलता रहता था। कभी वह चीजों को गोल्फ बॉल की तरह मारता, कभी अपने छोटे से घर को ठीक करता और किसी न किसी तरह खुद को बिजी रखता। एक दिन वह फिर पास से गुजरती बोट देखता है। उसके मन में मदद मांगने का ख्याल आता है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि लोग उसकी बात शायद फिर नहीं समझेंगे, इसलिए वह रुक जाता है। तभी जंगल की तरफ जाते हुए उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वह नीचे देखता है तो उसे इंस्टेंट ब्लैक बीन नूडल्स का एक खाली पैकेट मिलता है। पैकेट तो खाली था, लेकिन उसके अंदर स्पाइस पाउडर अभी भी सील्ड था। बस उसी पैकेट ने किम के अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर दी। उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी की छोटी छोटी चीजें याद आने लगी हैं, खासकर ब्लैक बीन नूडल्स। वह सोचता है कि पहले कितनी बार उसने नूडल्स खाने से मना कर दिया था, और आज वही नूडल्स उसके लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुके थे। अब किम को नूडल्स खाने की इतनी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है कि वह पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वह फैसला करता है कि अगर नूडल्स कहीं से मिल नहीं सके तो वह खुद नूडल्स बनाएगा। वह जमीन खोदता है और सीड्स ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर किसी तरह कुछ उगा लिया जाए तो शायद वह अपने लिए नूडल्स बना सके, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ भी नहीं मिलता। भूख और क्रेविंग बढ़ती जाती है। एक पल के लिए वह सोचता है कि स्पाइस पाउडर सीधे मुंह में डाल ले, लेकिन फिर वह खुद को रोक लेता है क्योंकि वह इतने कीमती स्पाइस को यूं वेस्ट नहीं करना चाहता था। थकर वह अपने डक कैबिन में लेट जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि बर्ड्स सीड्स खाते हैं, अगर वे सीड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो उनकी बीट में जरूर कुछ सीड्स बचे होंगे। बस फिर किम बर्ड पूप इकट्ठा करने लगता है। वह एक मेटल पीस की मदद से उस जगह से बीट स्क्रैपिंग करता है जहां बर्ड्स बहुत ज्यादा बैठती थी। उसे उम्मीद थी कि इसी में कहीं कोई सीड मिल जाएगा। इसके बाद वह आइलैंड पर फार्मिंग के लिए जगह तैयार करता है। वह सॉइल चुनता है, पत्थर हटाता है, जमीन में फरोज बनाता है और फर्टिलाइजर के लिए भी इंतजाम करता है। उसे खुद हैरानी होती है कि जरूरत पड़ने पर इंसान का दिमाग कितनी तेजी से काम करने लगता है। आखिरकार वह बीट से मिले सीड्स जमीन में डाल देता है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार इंतजार भी उसके लिए उम्मीद जैसा था। करीब 2 महीने
गुजर जाते हैं। इस दौरान जुंग यॉन दूर से किम को देखती रहती है। उसे किम में एक अजीब सी आजादी नजर आती थी। वह अकेला था लेकिन अपने तरीके से जी रहा था। जुंग यॉन भी शायद वैसी ही शांति चाहती थी। किम की वजह से जुंग यॉन के अंदर भी हिम्मत पैदा होने लगी है। उसने सालों से अपना रूम नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उसे उस आदमी से बात करनी थी। डर अभी भी था, मगर इस बार बात करने की इच्छा डर से ज्यादा मजबूत हो गई। वह वार्म क्लोथ्स पहनती है, हेलमेट लगाती है और धीरे धीरे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वह लोगों से बचते हुए ब्रिज तक पहुंचती है। फिर अपने बैकपैक से एक बॉटल निकालती है जिसमें उसने एक मैसेज रखा था। जुंग यॉन वह बॉटल आइलैंड की तरफ फेंक देती है, लेकिन बदकिस्मती से बॉटल किम तक पहुंचने के बजाय पेड़ की ब्रांचेस में अटक जाती है। अगले दिन जब जुंग यॉन कैमरा से देखती है तो उसे पता चलता है कि मैसेज अभी तक किम तक पहुंचा ही नहीं। यह देखकर वह बहुत उदास हो जाती है। इसी तरह 3 और महीने गुजर जाते हैं। अब किम की दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे और वह आइलैंड की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका था। वह पेड़ों पर चढ़ना सीख गया था, ब्रेकफास्ट के लिए अंडे इकट्ठे करता था और अपने छोटे से खेत का ध्यान रखता था। उसने एक कैन, लकड़ी के टुकड़ों और अपने पुराने सूट की मदद से एक स्केयरक्रो भी बना लिया था ताकि बर्ड्स उसकी फसल को नुकसान न पहुंचाएं। फिर एक दिन किम देखता है कि जमीन से एक छोटा सा पौधा बाहर निकल आया है। यह देखकर वह खुशी से भर जाता है। इतने लंबे इंतजार के बाद उसकी मेहनत सच में रंग लाने लगी थी। उसी दौरान एक दिन उसे पेड़ की ब्रांच में फंसी हुई ग्लास बॉटल दिखाई देती है। वह उसे निकालता है और अंदर रखा पेपर खोलता है। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेलो। किम यह देखकर हैरान रह जाता है। वह अपने स्केयरक्रो से बात करने लगता है और कहता है कि यह मैसेज ऐसे ही नहीं आया हो सकता। जरूर कोई है जो उसे देख रहा है। यह कंफर्म करने के लिए किम जमीन के किनारे बड़े बड़े लेटर्स में लिखता है, हाउ आर यू। कुछ समय बाद जब जुंग यॉन अपने कैमरा से यह मैसेज देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार किम ने उसके मैसेज का जवाब दे दिया था। उसी रात वह फिर बाहर जाती है और एक और बॉटल में अपना रिप्लाई भेजती है। अगले दिन किम को बॉटल मिलती है। उसमें लिखा था, फाइन, थैंक यू एंड यू। ये छोटी सी बात किम के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। उसे यह नहीं पता था कि मैसेज भेजने वाला कौन है, लेकिन उसे लगने लगा था कि अब वह बिल्कुल अकेला नहीं है। उसे कहीं न कहीं एक सच्चा दोस्त मिल गया था। उसी दिन उसकी खुशी और बढ़ जाती है क्योंकि उसके खेत में फसल अब और साफ दिखने लगती है। उसे पता चलता है कि वह कॉर्न उगा रहा है। अब उसके लिए यह सिर्फ फूड नहीं था बल्कि नूडल्स बनाने की उम्मीद थी। कुछ ही दिनों में किम के पास इतना कॉर्न हो सकता था कि वह खुद नूडल्स बना सके। आइलैंड पर किम की यह खुशी देखकर जुंग यॉन भी खुश हो जाती है। वह सोचती है कि उसे किम को एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहिए। जुंग यॉन एक रेस्टोरेंट में कॉल करती है और कहती है कि ब्लैक बीन नूडल्स हान रिवर के बीच बने बैम आइलैंड पर डिलीवर करने हैं। ये एड्रेस सुनकर डिलीवरी गाय पहले तो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ किसी नॉर्मल घर या बिल्डिंग का नामो निशान नहीं था, लेकिन जुंग यॉन उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाती है, इसलिए वह मान जाता है। डिलीवरी गाय एक डक बोट किराए पर लेता है और काफी मुश्किल से आइलैंड तक पहुंचता है। वहाँ वह किम को अकेले रहते देखकर हैरान रह जाता है। फिर भी वह अपना काम करता है और जुंग यॉन की तरफ से भेजे गए नूडल्स किम के सामने रख देता है। रेस्टोरेंट की तरफ से वह एक एक्स्ट्रा डिश भी साथ लाया था। दूर अपने रूम से जुंग यॉन कैमरा के जरिए यह सब देख रही थी। वह किम का रिएक्शन देखना चाहती थी। उसे लगा था कि इतने महीनों से नूडल्स के लिए तरस रहा किम ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन किम का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वह नूडल्स लेने के बजाय सारी डिशेस डिलीवरी गाय को वापस कर देता है। वह उससे कहता है कि यह खाना उसी औरत को वापस दे दो जिसने भेजा है। डिलीवरी गाय परेशान हो जाता है, लेकिन आखिरकार डिशेस वापस लेकर जुंग यॉन के घर पहुंचता है। जैसे ही जुंग यॉन दरवाजा खोलती है वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। डिलीवरी गाय बताता है कि आइलैंड वाले आदमी ने कहा है उसके लिए ब्लैक बीन नूडल्स सिर्फ खाना नहीं है, वे उसकी होप है। वह अपने नूडल्स खुद बनाना चाहता है। जब तक उसके अंदर नूडल्स खाने की इच्छा जिंदा है तब तक वह आइलैंड पर रहेगा और अपने खेत में मेहनत करता रहेगा। ये सुनकर जुंग यॉन को किम की बात समझ आ जाती है। किम ने उसका गिफ्ट इसलिए वापस नहीं किया था कि उसे उसकी परवाह नहीं थी। असल में वह अपनी उम्मीद को जिंदा रखना चाहता था। वह अपने हाथों से बनाए नूडल्स का इंतजार कर रहा था। बाद में जुंग यॉन वही नूडल्स खुद खाती है। हर बाइट के साथ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किम की होप को टेस्ट कर रही हो। इतनी दूर होने के बावजूद किम की जिंदगी अब जुंग यॉन पर असर डालने लगी थी। अगली सुबह जुंग यॉन अपने रूम से बाहर निकलती है और अपनी मदर से बात करती है। इतने लंबे समय बाद बेटी को सामने देखकर उसकी मदर हैरान रह जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। जुंग यॉन कहती है कि उसे कॉर्न के सीड्स, पॉट्स और कुछ गार्डनिंग की चीजें चाहिए। किम से इंस्पायर होकर वह भी अपने रूम में एक छोटा सा गार्डन शुरू करना चाहती थी। उसकी मदर यह सुनकर और भी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन साथ ही खुश भी होती है क्योंकि बहुत समय बाद जुंग यॉन ने उससे कुछ मांगा था। इसके बाद जुंग यॉन एक और बॉटल में मैसेज भेजती है। अगले दिन किम को वह बॉटल मिलती है। अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सॉरी। किम को भी उसके नूडल्स वापस भेजने पर थोड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपने तरीके से जुंग यॉन का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वह रेत पर समुद्र जैसा शेप बनाता है और जमीन पर ऐसे तैरने लगा है जैसे कोई बड़ा शार्क उसके पीछे पड़ा हो। किम को पता नहीं था कि जुंग यॉन ये सब अपने कैमरा से देख रही है, लेकिन उसका यह अजीब सा जोक देखकर जुंग यॉन बहुत हंसती है। वह इन मोमेंट्स को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ और महीने गुजर जाते हैं। किम की मेहनत अब सच में रंग लाने लगती है। कॉर्न के साथ साथ वह अपने छोटे से खेत
खेत में क्यूकम्बर, चिली, बीन्स और दूसरी वेजिटेबल्स भी उगाने लगता है। बर्ड नेस्ट में उसे जो भी सीड मिलता वह उसे जमीन में डाल देता। आखिरकार वह दिन आता है जिसका किम इतने महीनों से इंतजार कर रहा था। वह कॉर्न को इकट्ठा करता है, उसे पीसकर फ्लावर बनाता है और फिर मेटल डिस्क की मदद से उसे पतली स्ट्रिप्स में काटा है। धीरे धीरे उसके अपने हाथों से बनाए नूडल्स तैयार होने लगते हैं। किम उन्हें पानी के बर्तन में डालता है और आग पर पकने के लिए रख देता है। फिर वह उसमें एग्स और अपनी उगाई हुई वेजिटेबल्स डालता है। आखिर में वह वही स्पाइस पाउडर डालता है जिसे उसने इतने लंबे समय से संभाल कर रखा था। जब नूडल्स तैयार हो जाते हैं तो किम चॉपस्टिक से उनका पहला बाइट लेता है। टेस्ट करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सिर्फ नूडल्स नहीं थे, ये उसकी महीनों की मेहनत, इंतजार और उम्मीद का स्वाद था। दूर से जुंग यॉन भी यह सब देख रही थी। वह किम की खुशी महसूस कर सकती थी, इसलिए वह उसे एक और मैसेज भेजती है जिसमें लिखा था कंग्रेचुलेशंस। किम ये मैसेज देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल और गहरा हो जाता है। वह जानना चाहता था कि उसका सीक्रेट फ्रेंड आखिर कौन है। अगली सुबह जुंग यॉन कैमरा से आइलैंड की तरफ देखती है। रेत पर किम ने एक नया मैसेज लिखा था, Who are you? यह देखकर जुंग यॉन डर जाती है। वह हमेशा लोगों से दूर रही थी। वह अपने पेरेंट्स से भी ठीक से नहीं मिलती थी। ऐसे में एक अजनबी को अपनी आइडेंटिटी बताना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सोशल मीडिया पर भी वह फेक प्रोफाइल्स और एडिटेड फोटोज के पीछे छुपी रहती थी। वहाँ वह कोई और बन सकती थी, लेकिन किम के सामने उसे पहली बार सच में खुद बनना था। काफी सोचने के बाद वह एक मैसेज लिखती है और बॉटल लेकर ब्रिज तक जाती है। लेकिन जैसे ही बॉटल फेंकने का समय आता है उसका मन बदल जाता है, डर जीत जाता है और वह वापस अपने रूम में लौट आती है। एक और दिन गुजर जाता है। किम अपने सीक्रेट फ्रेंड के जवाब का इंतजार करता रहता है, लेकिन आइलैंड पर कहीं भी कोई बॉटल नहीं मिलती। परेशान होकर वह रेत पर फिर मैसेज लिखता है, Why? वह जानना चाहता था कि अब जवाब क्यों नहीं आ रहा। जुंग यॉन ये सब देखती है, लेकिन फिर भी चुप रहती है। उसे लगता है कि बात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। वह किम से दूर जाने की कोशिश करती है, अपने रूम के कर्टन्स बंद कर देती है और फैसला करती है कि वह अपनी पुरानी रूटीन में वापस चली जाएगी। लेकिन जब वह सोशल मीडिया चेक करती है तो वहाँ भी सब कुछ बिगड़ चुका था। लोगों को उसकी फेक प्रोफाइल की सच्चाई पता चल गई थी। कमेंट्स में लोग उसे बुरा भला कह रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब देखकर जुंग यॉन और टूट जाती है। वह फिर से अपने रूम में पूरी तरह बंद हो जाती है। उसने किम को भी छोड़ दिया और अपने छोटे कॉर्न गार्डन को भी। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। फिर शहर में तेज स्टॉर्म आता है। आइलैंड पर किम अपने छोटे से घर और खेत को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बारिश और हवा इतनी तेज थी कि उसका पूरा कैंप टूटने लगा है। उसका डक कैबिन जो इतने दिनों से उसका सहारा था पानी में बहने लगा है। किम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार नदी उस कैबिन को अपने साथ बहा ले जाती है। स्टॉर्म शांत होने के बाद आइलैंड पहले जैसा नहीं रहता। किम का घर टूट चुका था, उसका सामान बिखर गया था और सबसे बड़ी बात, उसका सीक्रेट फ्रेंड भी अब जवाब नहीं दे रहा था। किम पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वह रेत पर मैसेज लिखता है। इस बार उसके शब्दों में दर्द और शिकायत थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दोस्त ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया हो। दूर अपने रूम से जुंग यॉन ये सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा महसूस होता है। वह समझ जाती है कि किम सच में टूट रहा है। तभी वह देखती है कि कुछ लोग आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। दो गवर्नमेंट वर्कर्स किम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वे उसे वहाँ अकेला देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे होमलेस आदमी समझ लेते हैं। वे उससे कहते हैं कि वह यहाँ नहीं रह सकता। किम साफ मना कर देता है। वह आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन और गार्ड्स भी आगे खड़े होते हैं। कुछ ही पलों में वे सब किम को घेर लेते हैं। किम पूरी ताकत से मजाहमत करता है। वह चिल्लाकर कहता है कि यह उसकी जमीन है, उसका घर है, लेकिन गवर्नमेंट वर्कर्स उसे पकड़ लेते हैं। उनका लीडर उसे बताता है कि यह आइलैंड कंजर्वेशन एरिया है, यहाँ आम लोगों का आना मना है, ये गवर्नमेंट लैंड है, इसलिए किम यहाँ रहने का कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन किम उनसे बार बार कहता है कि उसे यहीं रहने दो, वह कोई बुरा काम नहीं करेगा, उसे बस वहीं रहना है। वह अपने दोस्त के रिप्लाईज लेना चाहता है, क्योंकि किम को डर था कि अगर वह इस आइलैंड से चला गया तो वह अपने उस दोस्त को कभी नहीं जान पाएगा जिसने इतने समय तक उससे बात की थी, जिसने उसके अकेलेपन में उसका साथ दिया था। लेकिन गवर्नमेंट वर्कर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते। वे उसे उठाते हैं, स्केयरक्रो पर पड़ा उसका पुराना सूट वापस देते हैं और फिर उसे बोट में बैठाकर आइलैंड से दूर ले जाते हैं। अपने रूम से यह सब देखकर जुंग यॉन बेचैन हो जाती है। वह समझ जाती है कि किम को जबरदस्ती उसकी छोटी सी दुनिया से बाहर निकाला जा रहा है। वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि करे क्या। काफी सोचने के बाद जुंग यॉन फैसला करती है कि अब वह अपने रूम में छुपकर नहीं बैठ सकती। इस बार वह हेलमेट भी नहीं पहनती। वह जल्दी से घर से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में किम तक पहुंचना था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट वर्कर्स किम को वापस शहर में ले आते हैं, लेकिन उसे किसी सेफ जगह ले जाने के बजाय वे बस सड़क पर छोड़ देते हैं। किम फिर उसी शहर में था जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। आइलैंड पर जो थोड़ी सी उम्मीद उसने बनाई थी वह अब टूट चुकी थी। उसके पास न घर था, न उसका खेत, न उसका दोस्त। उसे लगता है जैसे उससे सब कुछ छीन लिया गया हो। इस बार किम सोचता है कि वह शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग तक जाएगा और सब खत्म कर देगा। वह एक बस में चढ़ता है। उसके पास कैश नहीं था, इसलिए वह अपने पुराने कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह थी कि कार्ड अब भी काम कर जाता है। किम चुपचाप बस में बैठ जाता है। उसके चेहरे पर
थकान थी और आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। उधर जुंगयोन शहर की सड़कों पर किम को ढूंढ रही थी। उसे नहीं पता था कि किम कहाँ गया है। वह घबराकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वह रुकती है और कुछ लोगों की बात सुनती है। वे उसी आइलैंड वाले आदमी के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से कोई कहता है कि उसने उस आदमी को बस में चढ़ते हुए देखा था। ये सुनते ही जुंगयोन तुरंत अगले बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ती है। वह पूरी ताकत से भागती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो बस उसके सामने से निकल चुकी होती है। जुंगयोन को लगता है कि उसने अपना आखिरी मौका खो दिया। वह थकर और टूटकर वापस मुड़ने लगती है, लेकिन तभी शहर में सिविल डिफेंस ड्रिल का सायरन बजने लगा है। इस ड्रिल की वजह से सड़क पर ट्रैफिक रुक जाता है और वही बस भी कुछ दूर जाकर रुक जाती है जिसमें किम बैठा था। जुंगयोन अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी करती है और बस की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके लिए यह सिर्फ बस पकड़ना नहीं था, बल्कि पहली बार अपनी जिंदगी से बाहर निकलकर किसी इंसान तक पहुंचना था। आखिरकार वह बस तक पहुंच जाती है। वह अंदर चढ़ती है और धीरे धीरे किम के पास आकर खड़ी हो जाती है। किम उस अनजान लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कौन है और उसके पास क्यों आई है, लेकिन जुंगयोन शांत होकर कहती है कि वह उसके सवाल का जवाब देने आई है। फिर वह पहली बार अपनी आइडेंटिटी छुपाए बिना कहती है कि मेरा नाम जुंगयोन है। किम को तुरंत समझ आ जाता है कि यह वही लड़की है जो उसे मैसेजेस भेजती थी, वही लड़की जिसने उसके अकेलेपन में उसे हेलो कहा था। ये समझते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इतने लंबे समय बाद आखिरकार दोनों की मुलाकात हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।